हेलो बच्चों, आज हम लोग 30 मिनट्स के अंदर चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स को पूरा कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे एक झटके में पूरा रिवीजन आपको मिल जाए। वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। मैं हर टॉपिक को आपके लिए सरल कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं तुरंत पढ़ाई, यानी कि फुल चैप्टर इन 30 मिनट। चैप्टर 9 को करेंगे हम लोग रे ऑप्टिक्स को। कई बच्चों का रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका अगर हमको पीडीएफ मिल जाए तो ज्यादा आसान हो जाएगी पढ़ाई। तो बहुत आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए। यहां पर आपको क्लास 12 की फ्री पीडीएफ मिलेंगी, यानी कि जितनी भी पीडीएफ हैं सबकी सब अनलॉक हैं। आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए पढ़ाई की बात शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पता ही है, जस्ट मैं रिमाइंड करा देता हूं। इसके लॉज होते हैं। रिफ्लेक्शन कहते क्या है कि एक मीडियम से कोई रे जा रही है, किसी भी सरफेस को हिट करने के बाद उसी मीडियम में वापस चली आए, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसके लॉस क्या है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आप जानते हैं कि अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दें उस सरफेस पे, और ये इंसिडेंट एंगल अगर है आई, मान लीजिए इसको, और ये एंगल जो अगर आर होगा तो दोनों के दोनों बराबर होंगे। साथ में दूसरा लॉ होता है कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों सेम प्लेन में होनी चाहिए। ये रिफ्लेक्शन के लॉज हो गए। अब स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए स्फेरिकल मिरर्स जो आपके कोर्स में, ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा एक हॉलो स्फीयर होता है, इस हॉलो स्फीयर से ऐसे ये टोपी नुमा दिख रहा है ना, ये टोपी नुमा कट करके निकालते हैं। और जब भी टोपी नुमा काट लेते हैं तो उसके बाहर उभरे हुए भाग को या अंदर वाले गहरे वाले भाग की तरफ पॉलिश कर देते हैं। उससे हम नॉर्मली कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। अगर ये जो बल्जिंग वाला पार्ट है इस तरफ पॉलिश कर देते हैं तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अगर आपने अंदर की तरफ सिल्वर पॉलिश कर दी तो बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस आएगी, तो इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो आप याद रखिएगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। वैसे मैंने ट्रिक बना रखी है कि अगर कॉनकेव में, देखिए कॉनकेव में केव आता है, केव का मतलब गुफा, तो गुफा का मतलब है कहीं धसा हुआ पार्ट पे रिफ्लेक्शन हो, तो ऐसा पार्ट जहां होता है उसे मैं समझ जाता हूं कि ये कॉनकेव मिरर है, जैसे मैं भूलू ना। तो आप चाहें तो इस ट्रिक को दिमाग में रख सकते हैं, वरना जैसे भी याद रखें, कुल मिला के याद रखना, केव मतलब गुफा यानी घेरा हुआ पार्ट। अब डेफिनेशंस कुछ होती हैं इन कनेक्शंस विद स्फेरिकल मिरर्स। तो पहली होती है कॉनकेव मिरर के लिए रियल फोकस होता है। देखिए अगर पैरेलल रेज आ रही हैं और कॉनकेव मिरर में पड़ने के बाद जहां पर वो कन्वर्ज कर जाती हैं या जहां मिलती हैं, उसको आप बोलते हो फोकल फोकस। और इस पोल से कह लीजिए फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से वो भी हम बताएंगे, नेगेटिव होती है। और रियल फोकस होता है क्योंकि रियली आप देखें तो रेज यहां मीट कर रही हैं। जबकि अगर आप बात करें कॉन्वेक्स सरफेस में, तो ये रेज पैरेलल जो आती हैं डाइवर्ज कर जाती हैं, तो ये लगता है कि एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, असल में मीट नहीं होती। तो इस फोकस को बोलते हैं वर्चुअल फोकस, और इसका फोकल लेंथ हम लेते हैं पॉजिटिव इन नेचर। तो याद रखेंगे जो मेजर बात है, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो स्फेरिकल मिरर्स के लिए यूज होता है, तो ये देखिए ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस और ये मिरर। अब अगर आप सारे जो यहां पर मेजरमेंट करते हैं वो इसके यहां से पी से करते हैं, पोल से करते हैं, समझ लीजिए। अब अगर कोई रेज इंसिडेंट रेज को नॉर्मली हम लेफ्ट से फॉल कराते हैं, अगर इसी इंसिडेंट रे की दिशा में आप नपाई कर रहे हो, यानी कि ये देखिए इधर जा रहा है और इसी दिशा में आप नाप रहे हो, तो इसको बोल देते हो पॉजिटिव। और अगर कोई चीज की नपाई इस वाली इंसिडेंट रे की विपरीत दिशा में कर रहे हो तो उसको बोल देते हो आप निगेटिव। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा और आसान कर दें, जैसे बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो अगर सारी इंसिडेंट ले लेफ्ट से आ रही हैं तो राइट वाले का मेजरमेंट पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ चलोगे तो नेगेटिव। साथ में अगर हाइट आपने प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर लिए तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे लिए अगर हाइट तो वो नेगेटिव हो जाएगी। इतनी सी बात। यही आप लेंसेज में भी यूज करोगे। बहुत सरल होता है लेकिन कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। एक रिलेशन होता है एफ और आर में। तो ये जो मिरर्स होते हैं कॉन्वेक्स या कॉनकेव, इस अगर इसका अपर्चर छोटा है, अपर्चर का मतलब, जिससे अपर्चर का मतलब ये टोपी नुमा काटा था ना, अपने कई बच्चों को कंफ्यूजन आता तो बता दूं। तो ये जो डायमीटर है इसे बोलते समझ लीजिए अपर्चर, है ना, पॉलिश करेंगे हम।
तो ये अगर अपर्चर मिरर्स का छोटा है तो उस समय आर रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के बराबर होता है। जिस भी हॉलो स्फीयर से आपने काटा था उसी की रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस तरह से काटे थे ना ये टोपी नुमा, ये तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया बेटा। और फोकल लेंथ मैंने बताया ही था, तो R इजकल टू 2f। ध्यान ये रखना है कि स्मॉल अपर्चर मिरर्स के लिए ही ये वैलिड होते हैं। आगे रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर्स। यहां पे मैं कलर बदल लेता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख जाए। तो यहां पे देखिए 3-4 रूल हैं। वो रूल क्या होता है कि अगर कोई रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास होगी, ये देखिए ऐसे। और दूसरा रूल क्या है कि अगर वो फोकस से आ रही है तो पढ़ने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। तीसरी की बात करें यहां पर कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वही जिस गोले से आपने काटा उसका सेंटर, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई जा रही है तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। और अगर कोई रे पी पर पड़ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनता है आई, वही रिफ्लेक्शन के बाद आई बराबर आर होता है। ये 4 रूल हम याद रखेंगे जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी कम से कम मिनिमम 2 रेज आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं या करती हुई लगे, बस इमेज वहीं बना देना है। करती तो असल में 2 से कई जाता है क्योंकि तो बीम होती है या बहुत ज्यादा लाइट्स होती है। तो इमेज फॉर्मेशन जैसा आप देख रहे हैं ये कॉनकेव मिरर है, यहां पर इस शुरू वाले चारों कॉनकेव मिरर है। तो यहां पर अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, ये देखिए सी यहां पर है, इससे दूर है ऑब्जेक्ट, तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो बिटवीन सी एंड एफ होता है। ये सी और एफ के बीच में इमेज फॉर्मेशन होगा। इमेज फॉर्मेशन में क्या रूल फॉलो किया यहां पर, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल कराई और दूसरी फोकल लेंथ से पास कराती। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो पढ़ के फोकस से निकल गई, और जो एफ से जा रही थी वो पढ़ के पैरेलल हो गई। जहां पे दोनों मिली वो यहां पर आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो ये इमेज रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है। इसको थोड़ा सा याद रखिए, कभी कभी आ जाता है, ज्यादा नहीं आता है, ये 10th का थोड़ा सा मामला पड़ता है। और ऑब्जेक्ट एट सी, अगर सी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो एट वहीं पर इमेज बन जाएगी सेम साइज की, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज है। अब देखिए ये दूर से पास आ रहे हो तो जैसे जैसे पास आओगे ये इमेज देखिए पीछे की तरफ, ये आगे बढ़ेगा तो ये पीछे भागेगा। अब देखिए यहां पर अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका आ जा, इमेज जो ऑब्जेक्ट है एफ और सी के बीच में, ये एफ और सी, तो ये जो आपका इमेज है ये बियॉन्ड सी बन जाता है, रियल और इन्वर्टेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर एफ एंड पी पे है, एफ और पी के बीच में है, तो उस समय आपका जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल बनता है। इस केस को याद रखिएगा, ये क्योंकि आगे ये गैप बढ़ता जाता, मिलता नहीं, पीछे बढ़ाना पड़ता है। और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा आपको इमेजिनरी इमेज मिलेगा। तो ये हमेशा इमेजिनरी इमेज मिलता है। इसमें खास बात होती है क्या कि वर्चुअल इमेज होता है लेकिन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है, और जो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर होता है उसमें लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है। तो ये एक दोनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई कह दे कि एक स्फेरिकल मिरर है उसमें वर्चुअल इमेज बन रहा है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो आप समझ जाएंगे कि वो कॉनकेव मिरर है। अगर स्मॉलर है तो कॉन्वेक्स मिरर है। बढ़िया। मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है विच इज इक्वल टू -v/u। तो ये फॉर्मूले आपके दिमाग में चढ़े होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद ही है, बस आप रिवीजन बनाए रखिए। अब आता है रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई एक रे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसी डेविएशन को बोलते हैं, इस फिनोमिना को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पर देखिए लॉज हैं इसके, ये मीडियम 1 जैसे कि ये एयर है, एक मीडियम 1 ले लीजिए, और ये ग्लास है मीडियम 2। तो ये इसके 2 लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या होता है कि एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल खींचते हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, तीनों के तीनों एक प्लेन में होने चाहिए, ये पहला लॉ है। ठीक। और रही बात दूसरे लॉ की, तो दूसरा लॉ स्नेल्स लॉ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। यानी कि पहले मीडियम में जो एंगल है साइन आई, उसका आई का साइन आई, और दूसरे मीडियम में जो एंगल है आर का साइन आर, उनका रेशियो ले लो तो एक फिक्स्ड नंबर मिलता है।
एनसीईआरटी में एन लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, कोई रेफरेंस बुक म्यू यूज करती हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे लिखा जाता है। तो ये एक नंबर होता है, एक गिनती होती है और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पढ़ते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये पेयर ऑफ मीडिया का प्रॉपर्टी है, एक जोड़े का प्रॉपर्टी है, सिंगल का नहीं है। तो इसको आप पकड़ के रखिए, इसको भी याद करके रखिए। अब ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई जगह पूछा जाता है। जैसे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। जब भी ऐसे लिखा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, तो इसका मतलब होता है एयर के रिस्पेक्ट में, है ना, ये पकड़े रहिएगा आप। कहीं पर जैसे लिखा जाए इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं तो उसका नाम होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या तो म्यू2 लिखो या उसे म्यू2a लिखो। और अगर एयर के अलावा कोई मीडियम है तो उसे मेंशन करना पड़ेगा, म्यू2 1 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से पहले मीडियम में स्पीड अपॉन दूसरे मीडियम में स्पीड, वेवलेंथ पहले मीडियम में अपॉन दूसरे मीडियम में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एक सवाल आ जाते हैं इससे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कोई भी यूनिट्स या डायमेंशन नहीं होती। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया है तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्ड मीडियम का निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू 2 और आप चाहते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के अराउंड आ जाए, तो म्यू3 1 और म्यू2 1 इस तरीके से इस फॉर्मूले से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसी फॉर्मूले से क्या होता है कि अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू कोई मीडियम ले रहे हैं और इसका 1 अपॉन करके लिखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास लिखा जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसको पकड़े रहिए आप। रियल अपैरेंट डेप्थ की बात, जैसे आप जानते हैं कि किसी भी जैसे बीकर में पानी भरा हुआ है, इस पानी भरे होने पर कोई ऑब्जेक्ट यहां ओ पर रखा है। ये क्या हो गया इसमें ये पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा पता लगा, चला ही गया। ये ऑब्जेक्ट रखा है और इसको जब आप देखते हैं बाहर से तो इसकी इमेज थोड़ी ऊपर दिखाई पड़ती है। तो ये रियल, भाई ये तो जो दिख रही है ये अपैरेंट डेप्थ है ना, और रियल डेप्थ तो ये है पूरी की पूरी। तो इस रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन होता है? तो म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। इस फॉर्मूले को याद रखिए, कभी कभी 1-2 नंबर के सवाल आ जाते हैं। और अगर हम ये निकालना चाहें कि ये जो ओ से आई पर कितना शिफ्ट हुआ है, जिसे आप नॉर्मल शिफ्ट का भी नाम देते हैं, तो वो निकलता है टी। टी का मतलब है रियल डेप्थ, यहां से यहां तक की दूरी टी है। रियल डेप्थ ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन म्यू, इससे आप निकाल सकते हैं नॉर्मल शिफ्ट। और मान लीजिए कोई सारे मीडियम है, नीचे मान लीजिए पानी है, फिर तेल डाल दिया, ग्लिसरीन है वगैरह वगैरह, तो उन सबकी नॉर्मल शिफ्ट को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल नॉर्मल शिफ्ट आपकी निकल आती है। तो D इज इक्वल टू जैसा फॉर्मूला है T1 1 - 1 अपॉन म्यू1 प्लस T2 1 अपॉन 1 - म्यू2 एंड सो ऑन। इसको भी याद रखिए, कभी कभी सवाल आते हैं सीधे फॉर्मूला बेस होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसके ऊपर सवाल आप देखेंगे हर बार आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये होता है TIR, जिसे आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है देखिए कि जब आप डेंसर मीडियम से रेयर, ये देखिए पहले वाला डेंसर है, तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में किसी रे को भेजते हैं तो आप जानते हैं कि वो नॉर्मल से डेविएट होती है, दूर जाती है। तो ये देखिए अगर सीधी डालेंगे तो सीधी निकलेगी। अब यानी एंगल ऑफ डेंसर मीडियम में आई है तो ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये अवे चली गई रेयर मीडियम में। अब ये एंगल अगर आई को और बढ़ा देते हैं तो ऐसी सिचुएशन, ये डिविएट होते होते ऐसी सिचुएशन मिलती है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ग्रेस करती हुई, घिसड़ती हुई इन दोनों मीडियम के इंटरफेस से चली जाती है। ये जब सिचुएशन बनती है तो उस समय इस एंगल को, आई को, आप बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये कौन सा एंगल होता है? क्रिटिकल। क्रिटिकल एंगल को कई लोग किताबों में सी लिखते हैं, कई लोग IC लिखते हैं। तो ये IC या क्रिटिकल एंगल क्या पूछा जाता है आपको, ये देखिए यहां पे डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है। डेंसर मीडियम का वो एंगल जिसके लिए रेयर मीडियम में आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल को आप बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब आप तब भी नहीं माने, उससे बड़ा एंगल आपने कर दिया, यानी कि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया, तो ये जो रे आप जा रही है ये वापस उसी मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाती है। जब उसी मीडियम में आ जाएगी तो इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटली रिफ्रैक्टेड, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन।
और ये एंगल आई आपका आईसी से बड़ा होना चाहिए, इसी को बोलते हैं टीआईआर। टीआईआर में खास बात क्या होती है कि एनर्जी लगभग कंजर्व रहती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जितनी एनर्जी लेके जाएगा उतनी एनर्जी लेके वापस रिफ्लेक्शन मिलेगा। इसकी दो मेजर कंडीशंस होती हैं, एक तो डेंसर से रेयर में रेज जानी चाहिए, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये दो कंडीशन जब मीट आउट होती हैं तभी आपका टीआईआर हो सकता है। इनमें से एक भी मिस हुई तो टीआईआर नहीं होगा। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जो क्रिटिकल एंगल है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके बीच का रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। ये रिफ्रैक्टिव है विद रेस्पेक्ट टू डेंसर, विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स यहां आते हैं, इसको आप निपटा दीजिएगा। अब इसी का टीआईआर का जो एप्लीकेशन है वो ऑप्टिकल फाइबर आपके कोर्स में है। तो ऑप्टिकल फाइबर टीआईआर का एप्लीकेशन है। इसमें क्या किया जाता है, ये देखिए मेन एक कोर होता है, उसके ऊपर एक क्लैडिंग होती है, उसके बाद एक कोटिंग है और बाकी स्ट्रेंथ के लिए दिया जाता है कि टूटे ना तार। मेन जो खेल है वो कोर और क्लैडिंग का है। तो यहां पर इसमें देखिए जो कोर होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होता है और क्लैडिंग जो बाहरी सरफेस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो जब आप रे को जब भेजते हैं ना, डेंसर से रेयर भेज रहे हैं तो इस तरह भेजते हैं कि यहां पर टीआईआर हो जाए और ये बराबर टीआईआर होता रहता है, तो ये रे इसके अंदर फंस जाती है और फंस जाती है तो आप सेवरल किलोमीटर 400 500 1000 किलोमीटर तक उस रे को, ऑप्टिकल रे को ले जा सकते हैं। और फायदा क्या है कि इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होती, तो आप सिग्नल बहुत दूर तक ऑप्टिकल फाइबर से भेज सकते हैं। जैसे पानी के पाइप में फंस जाता है, वैसे ही आप जो लाइट है ना उसको टीआईआर की वजह से आप ऑप्टिकल फाइबर में फंसा सकते हैं। अब आता है स्फेरिकल लेंसेज। तो लेंसेज किसे बोलते हैं, ये देखिए ये एक लेंस क्या होता है, एक पीस होता है रिफ्रैक्टिंग मीडियम का जो दो सरफेसेस से बाउंड होता है। उनमें से कम एक सरफेस आपकी कर्व्ड होनी चाहिए। अगर इस तरीके से कोई चीज ले लें जिसमें दोनों कर्व नहीं है तो ये प्लेन हो जाता है, स्लैब हो जाता है, ये फिर आपका लेंस नहीं है। एक सरफेस भी अगर आपकी कर्व हो गई तो ये लेंस हो जाएगा। दो तरह के मेजरली लेंस आपके सामने आएंगे, कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस। ये कॉनकेव लेंस है जो सेंट्रल में पतला होता है विद रिस्पेक्ट टू द एजेस, और ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये बीच में बल्जिंग होता, मोटा होता है विद रिस्पेक्ट टू एजेस। इसको इस तरीके से छू के पहचाना जा सकता है। बाकी आप जानते हैं ये कन्वर्ज करेगा तो कन्वर्जिंग, ये डाइवर्ज करेगा तो कॉनकेव लेंस की तरह ट्रीट करेंगे। ये लेंसेज में दो तरह के फोकस होते हैं। पहला फोकस होता है कि फोकस से अगर रेज जा रही है तो पढ़ के अगर वो पैरेलल हो जाए तो उसको फर्स्ट फोकस बोलते हैं। इसी तरीके से आप कॉनकेव के लिए समझ सकते हैं। सेकंड फोकस होता है कि अगर रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सेस के तो मीट करती हैं फोकस जिस पॉइंट पर, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। जब भी आपसे फोकस की बात की जाए, जब तक कहा ना जाए, आप सेकंड फोकस को ही मान के चलेंगे अनलेस एंड अनटिल ये बोला ना जाए। तो नॉर्मल सेंस में जब फोकस की बात होती है तो हम सेकंड फोकस की ही बात करते हैं। अच्छा, अब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका रियल फोकस होता है, क्योंकि देखिए रियल रेज यहां मिल रही हैं, और जो कॉन्केव लेंस होता है यहां पर मिल नहीं रही है तो ये वर्चुअल रेज हैं, तो इसे वर्चुअल फोकस कहते हैं। और भी याद कर लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसके लिए आप फोकस लेंथ पॉजिटिव लेते हैं और कॉनकेव के लिए जो फोकल लेंथ लेंगे वो आप निगेटिव लेते हैं। इसको याद कर लीजिए, बात खत्म। अब रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉन्वेक्स सर्फेसेस। अब स्फेरिकल सरफेस पे कॉन्वेक्स सर्फेसेस में 4 केस बनते हैं। देखिए ये कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स का मतलब उभरे हुए पार्ट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नीचे ये स्लैब है, आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो अब यहां पर क्या हो सकता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो या तो रेयरर मीडियम में जैसे यहां पर है, या फिर हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो जैसे कि यहां पर है। तो ऑब्जेक्ट कहां हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो रेयरर में या डेंसर में, और दोनों में दो केस बनते हैं इमेज के, या तो रियल या वर्चुअल। इसी तरह इसके रियल या वर्चुअल। तो इस बेसिस पर आपके 4 टोटल आप देखें 4 केस बन जाते हैं। ये चारों केस मैंने लिखे हैं। देखिए ऑप्टिकली यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में है, इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं तो वो रियल है, यहां पर इमेज फॉर्मेशन है। दूसरे केस में क्या है, ऑब्जेक्ट देखिए रेयर मीडियम में है, इमेज जो है वर्चुअल है। फिर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में, इमेज रियल,
और ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में, इमेज वर्चुअल, जो मैंने केस बताई 4 केस बन जाते हैं। और 2 केस बनते हैं कॉनकेव सर्फेसेस के लिए। कॉनकेव सरफेस में हमेशा आपकी इमेज होती है वर्चुअल, तो आप ऑब्जेक्ट को तो 2 जगह रख सकते हैं। ये मान लीजिए मतलब रख दिया डेंसर मीडियम में और इसे रख दिया रेयरर मीडियम में, लेकिन बनना तो वर्चुअली है क्योंकि सब में वर्चुअल बनता है। तो यहां पर 2 केसेस हो जाते हैं। तो इन द केस ऑफ कॉनकेव सरफेसेस वी गेट ओनली 2 केसेस। ये अब ये जो 6 केस मैंने बताए, 4 कॉन्वेक्स के लिए, 2 कॉनकेव के लिए, फॉर्मूला जो होता है वो इन 6 के लिए एक ही होता है। तो फॉर्मूला इज सेम फॉर कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। बस ये देखना होता है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है। अगर ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में रखा है, मतलब रेयर से डेंसर जा रही है रेज, तो उस समय μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r का फॉर्मूला लगाते हैं। μ2 है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 है रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये पकड़े रहिए, विथ साइन रखेंगे जो भी रखेंगे यहां पर आप। और अगर ऑब्जेक्ट रखा है डेंसर मीडियम में, यहां ऊपर रेयर में था, तो ये अदला μ1 μ2 का अदला बदली हो जाता है। तो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r, और सारी वैल्यूज विद साइन रखी जाएंगी। ये रिफ्रैक्शन फार्मूला हो जाता है। इसी रिफ्रैक्शन फार्मूले से आप लेंस मेकर्स फार्मूला निकालते हैं। तो लेंस मेकर फार्मूला क्या बोलता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। जो भी वैल्यूज रखेंगे विथ साइन रखेंगे, आर की, एफ की, जो भी आपको रखनी है। और अगर पहला मीडियम एयर है तो μ1 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहां पुट कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला आ जाता है इन द केस ऑफ फर्स्ट मीडियम अगर एयर है तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये कहानी बन जाती है लेंस मेकर्स फॉर्मूले की। रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस फॉर स्फेरिकल लेंसेज। अब इसमें रूल्स क्या है लेंसेज के लिए, कि अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जा रही है तो पढ़ के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। नंबर 3, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ये आपकी सीधी निकल जाएगी। ये 3 रूल होते हैं, इसी के बेसिस पे आप इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस के लिए है और ये कॉनकेव लेंस के लिए है। तो कॉन्वेक्स लेंस में देखें, अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, ये 2f से दूर है ऑब्जेक्ट, तो इसका जो इमेज बनता है वो रियल होता है, f और 2f के बीच में स्मॉलर और इन्वर्टेड होता है। एक रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकल लेंथ से चली गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर सीधे जहां कट की वहां पे इमेज बना दी है। ये आप 10th में भी पढ़े हैं, थोड़ी प्रैक्टिस या ध्यान करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज फॉर्मेशन भी 2f पर होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा। अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में है तो उस समय जो आपका इमेज बनेगा वो रियल होगा, बियॉन्ड 2f होगा और लार्जर और इन्वर्टेड होगा। साथ में एफ एंड ओ के बीच में है, एफ और ये ऑब्जेक्ट के लिए लिखा है, ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो वर्चुअल, ये स्पेशल केस है, तो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है लार्ज। तो लार्जर होता है इमेज, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। ये बात आप पकड़ के रखिए। और कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा बनेगा वर्चुअल, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है वो स्मॉलर होती है। दोनों का फर्क याद रखिएगा, इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी तो लार्जर, इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी तो स्मॉलर। ये पकड़ के रखें। थिन लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। लेंस के केस में जो फॉर्मूला लगाते हैं थिन लेंसेस के लिए, पतले लेंसेस के लिए, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। और लीनियर मैग्निफिकेशन जो एम होता है वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और वी अपॉन यू के बराबर होगा। ये थिन लेंस का फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन है। पावर ऑफ लेंस की बात करें तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है। एफ अगर मीटर में आपने रखा है तो पावर की यूनिट आप डायोप्टर में, ऐसा यूनिट डायोप्टर है, डायोप्टर में पकड़ते हैं। और इसी 1 अपॉन एफ की जगह लेंस मेकर्स फॉर्मूला लिख दीजिए। अगर लेंस एयर में रखा गया है तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ म्यू माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये लेंस इन एयर है। अगर कई सारे लेंसेज हैं जो कि आपस में सटे हुए हैं तो उस समय क्या होता है, टोटल मैग्निफिकेशन को m1 इंटू m2 इंटू m3 करके निकाला जाता है। एसआई यूनिट पावर की डायोप्टर होती है, जिसे हम लोगों ने बातचीत आपस में की। अब 2 लेंसेज अगर आप इन कांटेक्ट हैं बोले जाते हैं, कोई गैप नहीं, चिपके चिपके हैं, तो आप जो फॉर्मूला पावर का होता है वो P1 प्लस P2 होता है। और इसका 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। ध्यान रखिएगा, अगर इनके बीच में गैप आ जाएगा, ये जो कि कोर्स में नॉर्मली अब है नहीं, अगर सवाल आएगा तो फिर आपको पहले लेंस से इमेज और दूसरे लेंस से इमेज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये अगर D है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, इसके लिए ये मत लगा देना
P1 प्लस P2। अगर इसके लिए लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये कब के लिए है? जब ये कांटेक्ट में है, यानी सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं। मेरे ख्याल से बात पकड़ते क्लैरिटी बनी होगी। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, जब भी ये देखिए प्रिज्म जो होता है, आप फिगर तो हमेशा प्रिज्म की ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये वेज शेप होता है, इस तरह ऊपर से नुकीला और नीचे चौड़ा। ये इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, रे पड़ती है व्हाइट लाइट, और अलग अलग कलर्स में ये बट जाती है, क्योंकि सबके कलर्स के लिए डिवीजन एंगल अलग अलग होते हैं। ये जो एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम और वाइवा के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म, देखिए क्या होता है, एक सिंपल सी चीज याद रखिए कि हमेशा जो रे जाती है प्रिज्म में, वो बेस की तरफ मुड़ती है। ट्रिक है, समझ लीजिए। ये रे गई, ये बेस था ना, ये बेस है, तो बेस की तरफ मुड़ गई, फिर ये बाहर निकली, फिर बेस की तरफ मुड़ गई। तो इस तरह से इसका आप रिफ्रैक्शन समझा सकते हैं। अब ये इस डायग्राम के मुताबिक ये नॉर्मल खींचा, इस एंगल को आई बोला है, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया, ये दूसरा वाला आर डैश इंसिडेंस दूसरे के लिए, और इमर्जेंट एंगल आई डैश है। इस फिगर के हिसाब से इनमें एक रिलेशन होता है, आई प्लस आई डैश इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। इसको आप जरूर याद रखिएगा, कई जगह इस्तेमाल होता है। जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है एंगल ऑफ डिविएशन, यानी जिस डायरेक्शन में रेज जा रही थी उससे फाइनली इधर चली गई, तो उसको पीछे मिला दो, तो वो रे जहां जा रही थी उससे कितनी घूम गई, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ये एंगल ऑफ डिविएशन को लेकर सवाल में कई क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, वाइवा प्रैक्टिस में भी पूछे जाते हैं। ये किन पे डिपेंड करता है? तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। दूसरा, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाल पीली नीली किस कलर की लाइट है, और एंगल ऑफ प्रिज्म। इन चार चीजों पर डेल्टा डिपेंड करता है। अब वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप क्या करते हैं, जैसे जैसे आई को आप बढ़ाते जाते हैं, आप एक ग्राफ खींचते हैं, यहां पर आई प्लॉट कर रहे हैं और यहां पर एंगल ऑफ डिविएशन प्लॉट कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, जैसे जैसे आप आई बढ़ाते हैं ये डेल्टा कम होता जाता है, कम होते होते एक पॉइंट मिलता है, फिर आप एंगल बढ़ाते हैं, फिर ये बढ़ने लगता है। तो जिस पॉइंट पर सबसे कम एंगल ऑफ डिविएशन मिलता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। वहां पर दो स्पेशल चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है कि एंगल आई बराबर आई डैश होता है, ये एंगल आई है, ये आई डैश के बराबर हो जाएगा, और ये आर और आर डैश भी बराबर होता है। और दूसरी चीज यहां लिखी नहीं है, ये जो रे होती है प्रिज्म के अंदर वाली, ये इसके बेस के पैरेलल हो जाती है। तो दो चीजें हैं, आई इज इक्वल टू आई डैश, आर इज इक्वल टू आर डैश, और अंदर वाली रे जो प्रिज्म के अंदर है वो बेस के पैरेलल हो जाएगी। कब? एट एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन पर। अब रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल मिनिमम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, छोटे छोटे सवाल इस पे आते जाते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू एंड डेल्टा एम के बीच के रिलेशन की बातचीत की जा रही है। तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और ये अपॉन साइन ए बाई 2, इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। अगर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म है, यानी ए की वैल्यू छोटी है, कितनी छोटी? 5 डिग्री से कम, तो उस समय डेल्टा को म्यू -1 इंटू ए से आप निकाल सकते हो, ऐसे पकड़े रहो। अब आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देखिए हमारी देखने की जो शक्ति है वो लिमिटेड है आंखों की। अगर हमें किसी चीज को बड़ा देखना है, दूर की चीज को देखना है, तो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अपने कोर्स में 3 तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कोर्स में, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या कहता है? पास की चीजों को बड़ा करके दिखाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी यही काम है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सूरज चांद सितारे को देखने यानी दूर की चीजों को देखने के काम आता है। इन तीनों ही केसेस में 2 केसेस बनते हैं। ये मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं है जो आपने मिरर या लेंस के केस में पढ़ा था, ये होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। यहां मैंने हाईलाइट किया है जैसे आप कंफ्यूज ना हो, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लीनियर मैग्निफिकेशन। जो लेंस और मिरर में इस्तेमाल किया था एम, वो एम ये नहीं होता, तो इसको मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो एक मैग्निफिकेशन ऑफ फाइनल इमेज एट डी, कैपिटल डी का मतलब होता है नॉर्मल हेल्दी बीइंग के लिए अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी, और स्ट्रेन्ड आई इसको बोलते हैं क्योंकि मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा मिलता है, आंखों पे जोर पड़ता है। फाइनल इमेज बनती है इंफिनिटी पर, दूसरा केस। तो रिलैक्स्ड आई रहता है, आंखों पे जोर नहीं पड़ता लेकिन मैग्निफिकेशन मिनिमम होता है। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट की कहानी। तो ये पूरा मैंने इंट्रोडक्शन टाइप आपको दे दिया। सिंपल माइक्रोस्कोप, अब हर माइक्रोस्कोप में या टेलीस्कोप में हम 2-2 केसेस बनाएंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जस्ट एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो जब फाइनल इमेज बनती है डी पर, उस समय मैग्नीफाइंग पावर 1 + d/f होती है,
और जब फाइनल इमेज बनती है इन्फिनिटी पर तो d अपॉन f होती है मैग्नीफाइंग पावर। अब ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है इसकी मैग्नीफाइंग पावर 9 या 9 से कम होती है, इससे बड़ी नहीं होती है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो जब इससे कम होती है आपको बड़ा देखना होगा तो इससे नहीं देख पाएंगे, तो उसके लिए बनाया गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंखों के पास होता है उसको बोलते हैं आई पीस। ये जो अगर अच्छा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो 1000 गुना बड़ी इमेज आप उससे देख पाएंगे। दो लेंसेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव आईपीस बता दिया। फॉर लार्जर मैग्निफिकेशन बोथ एफओ एंड एफई, यानी एफओ का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और एफई का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ये दोनों के दोनों छोटे होने चाहिए ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए। और छोटे तो दोनों होंगे, लेकिन इसमें भी जो फोकल लेंथ है आईपीस की वो ऑब्जेक्टिव वाले से बड़ी होनी चाहिए। तो आईपीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव वाले से बड़ी होगी, ये दोनों छोटे रखेंगे मैग्निफिकेशन से। इससे क्या फायदा होता है? इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप। ये आपके यहां पूछा जाता है दोनों चीजें, तो ये भी मैंने आपको रिवीजन में साथ ले ली है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन अगर फाइनल इमेज आपकी डी पर बन रही है, डी का मतलब एलडीडी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये डी होता है 25 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला होता है वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। या अगर आप ट्यूब लेंथ की बात करें, ट्यूब लेंथ का मतलब होता है इन लेंसेज की बीच की दूरी, कितना लंबा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो माइनस एल अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये ट्यूब लेंथ आ गई। एल इक्वल टू वीओ प्लस यू का न्यूमेरिक वैल्यू जोड़ दीजिए। फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन रही है तो उस समय जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई। ये माइनस साइन केवल यह बताता है कि उल्टी इमेज बन रही है कि सीधी इमेज बन रही है। और ये ट्यूब लेंथ हो गई वीओ प्लस एफ ई का न्यूमेरिक वैल्यू आप जोड़ दीजिए। अब टेलीस्कोप की बात करते हैं, तो टेलीस्कोप दो प्रकार के होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल, एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब है सूरज चांद सितारे देखने के काम में आएंगे, और टेरेस्ट्रियल का मतलब है धरती पे ही देखेंगे। यानी हिमालय पर्वत को देखना है तो टेरेस्ट्रियल माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे, और सूरज चांद सितारे देखना आसमान की बातें तो एस्ट्रोनॉमिकल। और ये रिफ्लेक्टिंग टाइप है, न्यूटोनियन कैसिग्रेन आपके कोर्स में इसकी इमेज फोटो आपको बनानी आनी चाहिए। ये दूर की चीजों को देखने के काम आता है टेलीस्कोप। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें, जो सूरज चांद सितारे देखने के काम आते हैं, ये हेवनली बॉडीज देखने के काम आएगा। दो लेंसेज होंगे, ऑब्जेक्टिव आईपीस, और यहां पर याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है वो आईपीस से बड़ा होना चाहिए फॉर लार्जर मैग्निफिकेशन। साथ में अपर्चर ऑफ एफओ अपर्चर ऑफ एफई से बड़ा होगा, जिससे ब्राइट इमेज हमें दिखे। और अपर्चर ऑफ एफई टुगेदर मोर लाइट, ये कहानी रहती है। ये देखिए मैंने दोनों क्लैरिटी से लगा दिया। टेलीस्कोप में एफओ बड़ा होता है एफई से, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एफओ एफई से छोटा होता है। अब मैग्नीफाइंग पावर, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में जब फाइनल इमेज आपकी डी पर बनती है तो एम की वैल्यू होती है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। और अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है तो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। इस तरह याद रखें। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बातचीत की जाएगी तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन की जगह मिरर्स यूज करते हैं। तो ये देखिए सूरज चांद सितारे से लाइट आ रही है पैरेलल, और यहां आपने कॉनकेव मिरर लगा रखा है बड़ा सा। एक मेटल शीट लेते हैं, उसके ऊपर एक अच्छी सी चमकीली पेंट कर देते हैं, पन्नी लगा देंगे, काम हो जाएगा। और जब ये एक जगह मर्ज होने जाती है फोकल लेंथ पर, अपने कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ पे, तो बीच में एक प्लेन मिरर लग देते हैं 45 एंगल पर, इस पे हिट करती है और दोनों रेस को देखने के लिए आईपीस का सहारा लेते हैं। ये जो मिरर है ये न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। एक्चुअली जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं इनको बनाना कम खर्चीला होता है और ब्राइटर इमेज मिलती है, टूट फूट भी नहीं होती जल्दी, इसलिए इसको पसंद किया जाता है। तो न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का फिगर आप याद कर लीजिएगा, यही पूछा जाता है। दूसरा कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, यहां पर भी जो रेज आ रही हैं वो इंफिनिटी या सूरज चांद सितारे से आ रही हैं। यहां पर एक पैराबोलॉइडिकल ऑब्जेक्टिव मिरर यूज किया गया है कॉनकेव, और बीच में छेद भी है इसके। ये लाइट की रेज फोकल लेंथ पे मीट करना चाहती हैं, उसके बीच में आपने कॉन्वेक्स मिरर रख दिया है, सेकेंडरी मिरर, इस पर लाइट की हिट की और इस छेद से निकली और इस आईपीस से आपने देख लिया। इसका भी डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल, और ये डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एडवांटेज क्या है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का? एक ब्राइट इमेज मिल जाती है, चमकीली, भाई बहुत कम रोशनी इतनी दूर से आ रही है। हाई रिजॉल्विंग पावर है, पास पास तारे हैं तो भी दिख जाते हैं। फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबेरेशन, कलर फैलते नहीं है।
और साथ में स्फेरिकल एबेरेशन भी नहीं होता, शार्प इमेज दिखाई पड़ती है। तो ये पूरा मैंने आपको रिवाइज करा दिया, आपके लिए मैंने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं पीसीएम और पीसीबी के लिए। उसमें खास बात क्या है कि बहुत कम टाइम में इसको लगाकर आप फायदा उठा सकते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पर है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसी टाइप के पूछे जाते हैं, पैटर्न यही है। 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, फुली सॉल्व्ड है और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली ये निचोड़ है एनसीईआरटी पीवाईक्यू और लेटेस्ट ट्रेंड का। तो इन 25-25 क्वेश्चन को लगाकर आप रेस्ट एश्योर हो सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन सही लेवल पर है। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाइएगा और यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, उसको लेकर लगा लीजिए और निश्चिंत हो जाइए कि बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि और मुझसे मदद क्या चाहते हैं। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।